हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार ज्ञानोदय समेकी संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से DED-SC के पेपर थर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट के यूनिट 2 टीचिंग टेक्निक्स शिक्षण तकनीकी के 2.1 स्टेजेज ऑफ लर्निंग अधिगम की अवस्थाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अधिगम की प्रक्रिया में बच्चा अधिगम के कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें पहली अवस्था है एक्विजिशन स्टेज, अर्जन। दूसरी अवस्था है फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी स्टेज, प्रवाह या कुशलता। तीसरी अवस्था है मेंटेनेंस स्टेज, अनुरक्षण या बनाए रखना। चौथी अवस्था है जनरलाइजेशन स्टेज, सामान्यीकरण। और पांचवी अवस्था है अनुकूलन, एडेप्टेशन स्टेज। तो आइए इन पांचों अवस्थाओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसमें पहली अवस्था है एक्विजिशन, अर्जन की अवस्था। अर्जन का अर्थ है कुछ नया करना, सीखना या कोई नया कार्य करना, सीखना। अर्जन की अवस्था में हम बच्चे को नए कार्य से परिचित कराते हैं या उसे नया कार्य करना सिखाते हैं। जब हम बच्चे को नया कार्य का प्रशिक्षण देते हैं या करना सिखाते हैं तो प्रारंभ में बच्चा ढेर सारी त्रुटियां करता है, लेकिन धीरे धीरे एक समय के उपरांत वह कार्य को सटीक तरीके से करना सीख जाता है। अर्जन के दौरान बच्चे को कार्य सिखाते समय हम कुछ विशिष्ट प्रविधियों का उपयोग करते हैं जिसमें पहला है कि बच्चों को कोई नया कार्य पहली बार पढ़ाते समय उसे स्वयं उस कार्य को अच्छी तरह से करके दिखाइए। तत्पश्चात बच्चे को उसे स्वयं करने के लिए कहिए। इसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। कोई नया कार्य बच्चों को सिखाते समय सबसे पहले हमें बच्चों को उस कार्य को खुद करके दिखाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उसे करके दिखाना चाहिए और उसके बाद बच्चे से कहना चाहिए कि अब आप इसे करके दिखाओ। बच्चे की योग्यता, दूसरा है बच्चे की योग्यता पर निर्भर रहने के लिए आपको पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान उसे प्रत्येक चरण पर मौखिक या शाब्दिक निर्देश की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर आपको बच्चे के कार्य करने के लिए शारीरिक सहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अर्थात पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप वर्बल इंस्ट्रक्शन या मौखिक निर्देश देते हैं और उसे कार्य को करने के लिए शारीरिक सहायता, फिजिकल सपोर्ट देते हैं। तीसरा है बच्चे को प्रशिक्षण के दौरान दिया जाने वाला मौखिक निर्देश एक दिन का दूसरे दिन के समान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर निर्देशों को बदल दिए जाने पे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान जब हम बच्चों को मौखिक निर्देश दे रहे होते हैं तो पहले दिन का मौखिक निर्देश ही दूसरे दिन का भी होना चाहिए, अन्यथा पहले दिन का मौखिक निर्देश दूसरे दिन के समान नहीं होगा। दूसरे दिन मौखिक निर्देश अगर बदल जाएगा तो बच्चा भ्रमित हो जाएगा और उसे सीखने में कठिनाई होगी। अगला है बच्चा जब कार्य को उपयुक्त तरीके से कर ले रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। यह बच्चे के अधिगम जारी रखने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। इसे पुनर्बलन का दिया जाना भी कहा जाता है। जब बच्चा कार्य को अच्छी तरह से कर ले रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो कि उसे कार्य को जारी रखने या कार्य को आगे सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और इस तरह से इसे ही पुनर्बलन का दिया जाना कहा जाता है या पुनर्बलन कहा जाता है, जो कि बच्चे को कार्य को सीखने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। बच्चा कार्य को कैसा कर रहा है इस संबंध में उसे फीडबैक या प्रतिपुष्टि दीजिए। बच्चा कार्य किस ढंग से कर रहा है, अच्छा कर रहा है
या कैसा कर रहा है, उसके संबंध में उसे प्रतिपुष्टि दीजिए। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों के लिए उसकी क्षमताओं के अनुसार हमें अपने आइटम्स में कुछ निश्चित अनुकूलन या संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चे होते हैं उनकी क्षमताएं सामान्य बच्चों की तरह नहीं होती है, अतः उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य के कुछ आइटम्स में कुछ अनुकूलन और संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे के हाथ का कार्य सीमित है या संकुचित है तो हमें उसके लिए प्लेट और अनुकूलित चम्मच का उपयोग करना चाहिए जो बच्चे के लिए अनुकूल हो। तो जिस बच्चे का हाथ का कार्य सीमित है या संकुचित है उसके लिए हमें विशिष्ट प्लेट या अनुकूलित चम्मच का उपयोग करना चाहिए जो कि बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल होता है। तो इस तरह से अर्जन की स्तर में इन प्रविधियों का प्रयोग करके हम बच्चे को कोई नया कार्य करना सिखाते हैं। जब बच्चा कार्य को करना सीखता है तो वह अधिगम की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे कहते हैं फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी स्टेज। प्रवाह या कुशलता का स्तर। प्रवाह या कुशलता का स्तर यह सीखने की दूसरी अवस्था है। जब बच्चा कार्य करना सीखता है तो हमें आवश्यकता होती है कि बच्चे को कार्य के उच्च स्तर की गति और कुशलता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करें ताकि बच्चा कार्य को काफ़ी आसानी और कुशलता से करे। हमारा यही उद्देश्य होता है कि बच्चा कार्य को सटीक तरीके से और जल्दी से करना सीखे। इसमें बच्चों को कार्य करने या सिखाने के दौरान सहायता दी जाती है। इसमें बच्चों को कार्य करने के लिए अभ्यास का अवसर दिया जाता है। इसमें बच्चों को कार्य दिए जाने के उपरांत मौखिक निर्देशों को कम किया जाता है। इसमें बच्चों को उपयुक्त पुनर्बलन दिया जाता है। तो धारा प्रवाह या फ्लुएंसी के स्तर में हम बच्चे को इस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं कि बच्चा उस कार्य को बिना हेजिटेशन के तेजी से और जल्दी से करे, धारा प्रवाह रूप से करना सीख जाए। इस स्तर पे हम बच्चे को जो है कि पुनर्बलन देते हैं, उसे आवश्यक सपोर्ट देते हैं ताकि बच्चा कार्य को आगे करना सीख जाए। और जैसे जैसे बच्चा कार्य को करता या धारा प्रवाह रूप से करता और सीखता जाता है वैसे वैसे हम सपोर्ट को, सहायता को कम करते जाते हैं और पुनर्बलन को कम करते जाते हैं। और जब कार्य को बच्चा अच्छी तरह से करना सीख जाता है, धारा प्रवाह रूप से और तीव्र गति से करना सीख जाता है, तब हम पुनर्बलन को बिल्कुल देना बंद कर देते हैं और सपोर्ट को बिल्कुल देना बंद कर देते हैं। जब बच्चा कार्य को अच्छी तरह से उच्च स्तर की गति और धारा प्रवाह रूप से करना सीख जाता है तब वह अधिगम के तीसरी अवस्था, जिसे मेंटेनेंस, अनुरक्षण या बनाए रखने की अवस्था कहते हैं, में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। हम चाहते हैं कि बच्चा जो कुछ सीखा है उसे याद रखे। हम नहीं चाहते कि बच्चा सीखी गई चीज़ों को भूले और हमें उसे फिर से पढ़ाने की आवश्यकता पड़े। इसके लिए हमें विशेष प्रविधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो कि बच्चे को सीखे गए कौशल को याद रखने के योग्य बना सके। अनुरक्षण की अवस्था के दौरान बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह कार्य को बिना आपकी सहायता से तीव्र गति और प्रवाह से करे। दूसरे शब्दों में वह बिना निर्देश दिए या बिना मौखिक निर्देश के ही कार्य को अच्छी तरह याद रखे और उसे लंबे समय तक पुनर्बलन न देना पड़े। तो जब बच्चा कार्य को धारा प्रवाह रूप से करना सीख जाता है तो हम चाहते हैं कि वो
कार्य उसके अंदर हमेशा बना रहे या उस कार्य को वो सीखे, भूले ना। तो इसके लिए आवश्यकता होती है कि हमें समय समय पे उसे अभ्यास कराते रहना चाहिए, जिससे कि कार्य को बच्चा न भूले और उसे धारा प्रवाह रूप से करे बिना आपकी सहायता से। तो अभ्यास जितना अधिक बच्चा करता है उसके अंदर वो कार्य या कौशल उतना ही सुदृढ़ होता है और बच्चा वह कार्य करने में उतना ही ज़्यादा कुशल रहता है और उसके भूलने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन अभ्यास की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अभ्यास उसी सीमा तक होनी चाहिए जब तक कि कार्य या कौशल बच्चे के मस्तिष्क का स्थायी भाग न बना हो। जब कार्य या कौशल बच्चे के मस्तिष्क का स्थायी भाग बन जाता है या दूसरे शब्दों में कौशल को करना सही ढंग से सीख जाता है, तो उसके उपरांत दिया गया अभ्यास, कराया गया अभ्यास निरर्थक होता है और उसमें हमारा समय और श्रम दोनों खर्च होता है। जैसे साइकिल चलाना सिखाने, जब तक बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखा है तब तक हमें उसे अभ्यास कराते रहना चाहिए। लेकिन जब बच्चा एक साइकिल चलाना सीख जाता है उसके बाद वह उम्र के किसी भी स्तर में साइकिल चलाना नहीं भूलता है। अतः उसके बाद के कराए गए अभ्यास निरर्थक होते हैं और उसमें श्रम खर्च होता है। इसलिए अभ्यास की एक सीमा होती है और एक निश्चित सीमा के बाद अभ्यास का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगला स्टेज है जब बच्चा मेंटेनेंस के स्तर को, अनुरक्षण के स्तर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बिना आपकी सहायता को कार्य करने के योग्य हो जाता है, तब वह अधिगम की अगली अवस्था, जिसे जनरलाइजेशन स्टेज, सामान्यीकरण की अवस्था कहते हैं, में प्रवेश करता है। जब बच्चा नए सीखे गए कार्य को तीव्र गति और प्रवाह से करना सीख जाता है और उसे बिना आपकी सहायता के बनाए रखने के योग्य हो जाता है, तो आपको आवश्यकता होती है कि आप उसे इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि वह पहली परिस्थिति में सीखे गए कार्य को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने या जारी रखना सीख जाए। इसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण का अर्थ है कि पहली परिस्थिति में सीखे गए विशिष्ट कार्य को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने या जारी रखने के योग्य हो जाना। इस प्रक्रिया को प्रशिक्षण का हस्तांतरण भी कहते हैं। तो सामान्यीकरण की अवस्था में बच्चा कार्य को एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग में लाना सीख जाता है, अर्थात दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे हम कक्षा में अगर बच्चे को बताते हैं कि कोई खाकी रंग की वर्दी पहने हुए अगर कोई व्यक्ति है तो उसे पुलिस कहते हैं और वो कानून के रक्षक होते हैं, और कक्षा में सीखी गई इस बात को बच्चा समाज में कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को जो खाकी वर्दी धारण किए हुए देखकर पहचान लेता है कि यह पुलिस है, तो वह वहाँ सामान्यीकरण करता है। इस तरह से सामान्यीकरण, इस प्रक्रिया को प्रशिक्षण का हस्तांतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अर्थात अब जब बच्चा पुराने सीखे गए कार्य को नई परिस्थिति में प्रयोग करने लगता है, अर्थात उसके प्रशिक्षण का हस्तांतरण अब दूसरी परिस्थितियों में भी होने लगता है, या परिस्थिति, वातावरण या दशा के बदल जाने पर भी वह कार्य को बनाए रखता है और जारी रखता है।
या दूसरी परिस्थितियों में भी उसे करता है, तो इसे प्रशिक्षण का हस्तांतरण कहते हैं। जब बच्चा कार्य का सामान्यीकरण करना सीख जाता है तो वह अधिगम के अगले स्तर एडेप्टेशन स्टेज अनुकूलन की अवस्था में प्रवेश करता है। जब बच्चा सामान्यीकरण करने के योग्य हो जाता है तो वह बिना आपकी सहायता के सीखे गए कौशलों को नए क्षेत्र में लागू कर सकता है। दूसरे शब्दों में इस कौशल को समस्या समाधान कौशल कहते हैं। अर्थात बच्चा नई समस्याओं के समाधान में पूर्व सीखे गए कौशलों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। यह कौशल उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो सामान्यीकरण करना सीख चुके हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से संबंधित बच्चों को इस अवस्था में पहुंचने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया में ही कठिनाई होती है। अतः जब बच्चा कार्य का सामान्यीकरण करना सीख जाता है तो अब वह कार्य को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना या लागू करना बिना आपकी सहायता से सीखता है, या बिना जब आपकी सहायता से वह कार्य को दूसरी परिस्थितियों में लागू करना सीख लेता है तो वह अनुकूलन की अवस्था में हो जाता है, या इसे समस्या समाधान की अवस्था भी कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की नई समस्याओं के समाधान में बच्चा अपने पूर्व सीखे गए कौशलों का प्रयोग करता है, या पूर्व अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति नई समस्याओं का समाधान करता है, या नई समस्याओं के समाधान में पूर्व अनुभवों का या पूर्व सीखे गए कौशलों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से बच्चा अनुकूलन की अवस्था में नई समस्याओं के समाधान में अपने पूर्व सीखे गए अनुभवों या कौशलों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करता है। इसको अनुकूलन की अवस्था कहते हैं। सामान्य बच्चे अधिगम की इन पांचों अवस्थाओं से इतना स्वाभाविक या ऑटोमेटिक ढंग से गुजरते हैं कि हमें यह आभास भी नहीं होता कि बच्चा इन स्तरों से होकर गुजर रहा है। सामान्य बच्चे ज्यादातर देखकर सीखते हैं और अपने लिए सीखे गए कौशलों को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से संबंधित बच्चों को अधिगम के कुछ स्तरों पर सहायता की जरूरत होती है। अर्जन अवस्था से अनुकूलन की अवस्था तक की पूर्ण अधिगम को प्राप्त करने के लिए अर्जन अवस्था से अनुकूलन की अवस्था तक की पूर्ण अधिगम को प्राप्त करने के लिए बच्चे को प्रेरित करते रहने के लिए कदम दर कदम उपयुक्त सकारात्मक पुनर्बलन की भी आवश्यकता होती है। आपके द्वारा अनुभव के साथ विविध सामग्रियों को बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि बच्चों को सीखे गए कौशलों का सामान्यीकरण करने में बच्चे की सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो सामान्य बच्चे होते हैं वो तो सामान्यीकरण या अनुकूलन की अवस्था को आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चे होते हैं उन्हें सामान्यीकरण और अनुकूलन की अवस्था को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः उन्हें इस अवस्था में हमें फिजिकल, शारीरिक और मौखिक सहायता की जरूरत होती है। इस तरह से अधिगम के स्तर को हम सीख चुके। अब हम इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि अधिगम की किस स्तर में बच्चा पूर्व सीखे गए कार्य को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न है कि अधिगम के अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है अधिगम के किस अवस्था में बच्चा पहली परिस्थिति में सीखे गए कार्य का नई परिस्थिति या दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न है अधिगम के अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थैंक यू।